ओके। तो जनवरी पार्ट 1 करंट अफेयर में सबसे पहली न्यूज आप लिखो, और वो न्यूज है कि एक इंजेक्शन बनाया गया है। अब इंजेक्शन में क्या आगे एक नीडल यानी सुई लगी हुई होती है, तो एक ऐसी सुई बनाई गई है, यानी ऐसे मैं कह दूँ एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया है जो नीडल फ्री है। नीडल फ्री इंजेक्शन, एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया है जो नीडल फ्री है, यानी आगे की सुई नहीं है तो फिर वो कैसे काम करती होगी, तो वो किस टेक्नोलॉजी या फिर मैं ऐसे कह दूँ किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो काम करती है शॉक वेव के ऊपर। शॉक वेव बेस्ड नीडल है ये, ठीक है। अब ज़रूरी है ये है कि इसको बनाने वाले कौन है, तो इसे बनाया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे जो है उनके द्वारा बनाए गए हैं। देखो कोई भी नई चीज़ होगी ना तो पक्का किसी न किसी IIT के द्वारा बनाया गया होगा। IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है। तो ये जो IITs हैं ये ऐसा कुछ काम करती रहेगी, ये सरकार के साथ में सहयोग भी करती रहती है। जैसे आगे आप आज न्यूज़ पढ़ोगी कि एक IIT जो है उन्होंने कृषि मंत्रालय के साथ में भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी नई देने की बात आती है सरकार को तो फ्री बना के देते हैं, ठीक है। ये पहली न्यूज़ हो गई आज की अपनी। और इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो शॉक सिरिंज कहते हैं इसको। शॉक सिरिंज को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, स्पेलिंग तो बात तुम लिख देना। शॉक सिरिंज नाम इसका है, ठीक है। IIT बॉम्बे नीडल फ्री, नीडल की स्पेलिंग सही है क्या देख लेना। नीडल फ्री इंजेक्शन बनाया गया है और ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी, शॉक वेव बेस्ड है। अब इसके बारे में अगर और आपकी इच्छा हो कि ऐसे कैसे सर शरीर के अंदर जो लिक्विड है वो अंदर एंटर कर जाएगा, तो थोड़ा रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लो, पक्का मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है BEML, सरकारी कंपनी है, तो आप इसकी फुल फॉर्म पहले लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड लिख लोगे, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने कुछ बनाया है जिसका नाम है BD। तो यहाँ पर BE है, यहाँ पर BD है, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने बनाया है BD 475-2 डोजर। अब ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा डोजर है। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि JCB मशीन है ये, लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। भारत का सबसे बड़ा डोजर ही है ना, भारत का स्टार बना लेता है। और आप ये मैं जो बोल रहा हूँ वो साथ में लिख भी सकते हो। भारत का सबसे बड़ा डोजर नाम क्या है, BD। अब डोजर में D आता है, BD में भी D आ गया, और बनाने वाला कौन है, BE, और D के बाद में कौन आता है, E। तो ये BE से आपको BD याद रहना चाहिए। अब पूछने वाला ऐसे पूछेगा डोजर का मतलब, आप जो है वो थोड़ा सर्च भी कर लेना, वरना डोजर एक प्रकार का ऐसे एक बड़ी सी मशीन है जो भारी सामान को उठाती है ना। और इस नाम से भी पता चल रहा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। उसके बाद में अगली न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लेते हैं। और इसके विषय में हमने क्लास में बात भी अपन ने की थी, आराम से क्लास में हमने बात भी की थी। क्या थी, सबसे पहले इसरो का एक मिशन हुआ अभी, उस मिशन का नाम था स्पेडेक्स। अब पहले इस मिशन के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिशन ये है कि ये आपके पास में एक सैटेलाइट है और ये दूसरी सैटेलाइट है। ऐसे समझ लो एक प्रकार का छोटा सा कमरा है और ये भी एक छोटा सा कमरा है। हमने इसका नाम रखा चेजर और इसका नाम हमने रखा टारगेट। अब मैं कहता हूँ ये चेजर और टारगेट तो हमने इसका नाम प्यार से रखा है, साइंटिफिक नाम क्या था, तो इसका नाम अपन रख देते हैं SDX-01 और इसका रखते हैं SDX-02। हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है। और इनका काम क्या था, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर चलो, तो ये जो मिशन है स्पेडेक्स मिशन, हमने इनको लॉन्च क्यों किया है, इन 2 सैटेलाइट को। हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ें, एक बार इसको सामने एक बार देख लो। तो हमने चेजर और टारगेट को लॉन्च क्यों किया है, हम 2035 तक चाहते हैं कि भारत का खुद का एक स्वदेशी एक स्पेस स्टेशन हो, जैसा कि नासा और दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे रशिया की है रॉसकॉस्मॉस, ये नाम है उसका रशिया वाले का। तो ये कुछ एजेंसीज हैं, इन्होंने मिलकर बनाया था स्पेस स्टेशन, यानी ऐसे समझ लो कि यहाँ से वहाँ जाके रुक सकते हैं। और आपने हाल ही में ये भी न्यूज़ सुनी है कि सुनीता विलियमसन जो है वो अभी तक वहाँ पर फंसी हुई है, उसके साथ में एक व्यक्ति और है, उसका नाम आप सर्च करना कौन है वो, और उसे लाने के लिए भी एक मिशन जा रहा है, यानी कि
प्रयास किए जा रहे हैं उनको वहाँ अर्थ पर वापस लाने के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक स्पेस स्टेशन हो 2035 तक, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने ज़रूरी है। अब ये आसमान में यानी अंतरिक्ष में चले गए, अब यहाँ पर होगा डॉकिंग सिस्टम, यानी ये एक दूसरे के आसपास आएंगे, चेजर और टारगेट। टारगेट ये है, चेजर ये है, चेजर है ना, इसको चेज करते हुए इस टारगेट के पास में पहुँचेगा, लॉक कर देगा। अब मान लो इस कमरे से मुझे इस कमरे में आना है, इस कमरे से इस कमरे में आना है, तो ये हमने जो ये सैटेलाइट्स भेजी हैं, ये कौन सी रॉकेट के सहयोग से भेजी है, तो रॉकेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेडेक्स मिशन के लिए PSLV-C60 ये है, ठीक है, PSLV-C60 इसके साथ में भेजी है। इसके साथ में इसरो ने और भी एडिशनल कुछ किया है। तो इसरो के खुद के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो इसरो के खुद के एक्सपेरिमेंट तो हुए 14, या मैं ऐसे कह देता हूँ 14 पेलोड्स थे, छोटे छोटे, आप ऐसे मान लो कि और सैटेलाइट भी रही, साथ में अदर भी यानी छोटी छोटी दूसरी कंपनी होती है उनके भी थे 10। तो टोटल हमने इसी PSLV के साथ में और भी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। थोड़ा साइंटिफिक है तो हमें थोड़ा समझने में समय लगता है, थोड़ा मैंने पूरा टाइम दिया इसके अंदर। PSLV जो रॉकेट है इसके साथ, अब देखो ऐसा है ना कि आप वही बात हो गई कि यहाँ से दिल्ली कोई जा रहा है तो आप उसे बोलो कि तू तो जा ही रहा है, थोड़ा ये मेरा एक थैला और ले जा, वहाँ स्टेशन पे मेरा भाई होगा उसको दे देना। तो बस ऐसा ही है कि ये पूरी रॉकेट जा ही रही, तो हमने सोचा थोड़ा सामान और भेज देते हैं, तो ऐसे करके हम एक साथ में, और हम हमारी सोच भी ऐसी है ना कि खर्चा कम लगे और रिवॉर्ड या जो आउटपुट है वो ज़्यादा आए। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो पेलोड्स भेजे गए हैं, ये एक POIM-4 करके नाम करके इसका एक्सपेरिमेंट है, इसके साथ में भेजी गई है। अब ये POIM-4 जो है इसकी फुल फॉर्म भी आती है, तो इसकी फुल फॉर्म लिखो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिशन, स्पेडेक्स मिशन, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है इसके ऊपर बेस्ड है। हम आगे जाकर जो है वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो उसकी नींव का काम ये करेगा, तो एग्जामिनर को ये ज़रूर पूछना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। बस इसमें अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो PSLV-C60 जो है, ये रॉकेट जहाँ से लॉन्च हुई थी वो जगह कौन सी है, तो 99% चांसेस तो यही रहते हैं अपने कि सतीश धवन जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर जो स्पेस स्टेशन जो लॉन्चिंग वाला जो एरिया है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये सतीश धवन जो हरिकोटा जो लॉन्चिंग पैड है उसका 99वां लॉन्च है, तो इसके बाद में भी 100 वाला भी हो चुका है, तो 100 वाला आप सर्च करना गूगल पे कि कौन सा वाला था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप एडिशनल भी अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है 99 वाला भी। तो ये 99 वाला किसका था, सतीश धवन हरिकोटा का। इसे ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आज वाला जो करंट अफेयर थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, क्योंकि अब चीज़ें जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी भी आएगी, ऐसे छोटा छोटा नहीं। और मैं आपको केवल इतना सा लिखवा दूँ, इसरो मिशन स्पेडेक्स PSLV। अब मैं ये सब नहीं बताऊँ, पेपर में इनमें से आ गया तो हमें एडिशनल चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अब आगे लिखिए, आगे ये है कि आपको पता है कि एक MOSPI मंत्रालय है, हमारा मंत्रालय है MOSPI, ठीक है। अब जब भी वर्ड आ जाए ना, ये मंत्रालय ये वर्ड आ जाए ना MOSPI, शॉर्ट में लिखेंगे अपन, पूरा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, फुल फॉर्म। और आप देखो MOSPI मंत्रालय, जब भी ये वर्ड आएगा MOSPI मंत्रालय नाम लिया जाएगा, तो इसका ये श्योर रहेगा कि कोई ना कोई डेटा की बात होगी, है ना, कोई WPI CPI या कोई सर्वे आया, ऐसी कोई बात होगी। तो यहाँ पे एक सर्वे आया है, और उस सर्वे का नाम क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। हाउस होल्ड यानी घरों में, कंजप्शन यानी खर्चा, ठीक है, खपत, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, सर्वे यानी कि हम ये पता करने जा रहे हैं घरों में खर्चा खपत जिस चीज़ की हो रही है उसके ऊपर हमने एक सर्वे निकाला है। तो सर्वे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन केवल 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए। क्या पढ़ेंगे वो भी सुन लो। गांव में एक आदमी जो है औसतन अपने घर पे घर में कितना खर्चा करता है मासिक, ये ध्यान रखना मासिक है ये, तो एवरेज खर्चा जो है कितना होता है किसके अंदर, रूरल के अंदर और अर्बन। अर्बन यानी कि शहरी और रूरल यानी कि ग्रामीण। तो रूरल के अंदर डेटा लिखना है आपको 4122 रुपए। अब गांव वाले जो है वो खर्चा क्या करेंगे, ज्यादा कि कम करेंगे, बताओ आप बताओ, कॉमन सेंस यूज करो।
गांव वाले जो है शहर वालों से खर्चा ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। तो शहर वाले ज़्यादा करेंगे। तो शहर वाले जो कर रहे हैं वो क्या है, पहले लिखो 69, अब इसको उल्टा कर दो 96। पहले लिखा 69, उल्टा कर दिया 96। उल्टा यानी कि 9 पहले और 6 बाद में। तो ये खर्चा कौन कर रहे हैं? औसतन। महीने का ही ध्यान रखना, ये मासिक है। रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी। अब इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं, अपन इतना नहीं, बस इतना सा पढ़ लेंगे सर्वे के बारे में। ये सर्वे 2023-24 का। जब भी कोई सर्वे होता है ना, वो हमेशा पीछे वाले साल के डेटा को बताता है और बजट हमेशा आगे वाले साल में होने वाले खर्चे को बताता है। बजट अपन प्लान करते हैं अगले महीने क्या क्या चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। जैसे आज बजट आ रहा है राजस्थान का, तो हम बताएंगे कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, यहाँ से पैसा आने की उम्मीद है, यहाँ खर्चा होने की उम्मीद है, ऐसे करके। लेकिन वो आपको पता है कि उम्मीद से ज़्यादा ही चला जाता है, जितना अपन अनुमान लगाते हैं उससे ज़्यादा ही चला जाता है। और जब वो साल पूरा बीत जाता है, अब हमने पूरा खर्चा किया, क्या उतना किया जितना सोचा या उससे ज़्यादा किया, ये बातें बतानी पड़ती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें बताना होता है कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा कर दिया रियलिटी में। जो तो आप ये सोचो, इकोनॉमिकल लैंग्वेज के अंदर सबसे बढ़िया जो डेटा है वो कौन सा होगा, बजट वाला कि इकोनॉमिक सर्वे वाला? सोचो, एक रफ कॉपी हो गई, एक फेयर कॉपी हो गई। सही चीज़ ज़्यादा कहाँ लिखी हुई है? फेयर कॉपी में। या हम ये यहाँ पर बजट को रफ कॉपी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बजट तो बताएगा कि यहाँ खर्चा होगा, हुआ नहीं है, वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बता रहा है कि खर्चा किया है, ये सबूत है हमारे पास में। तो इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राजस्थान के आरएएस जैसी परीक्षाओं के अंदर भी इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन आज भी ज़्यादा आते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में खर्चा कहाँ हो रहा है, और वो ज़्यादा डेटा बढ़िया कौन सा होगा, इकोनॉमिक सर्वे वाला, कंपेरिजन टू बजट। बजट में तो घोषणा ही होती है, अब वो धरातल पे कैसे और कितनी उतरती है वो तो बाद में पता चलता है ना। अगली न्यूज़ लिखिए। अब थोड़ा छोटा छोटा डेटा भी अपन देख लेते हैं। देखो, आपको पता है कि ये अपना समुद्र हो गया, ठीक है, ये समुद्र ऐसे करके, ये एक जगह है, ये एक जगह है। अब मैं इसके ऊपर पुल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, ये पुल बना दिया। लेकिन ये पुल जो मैंने बनाया है, ये पुल जो मैंने बनाया है, ये कांच का है। कैसा है? कांच का। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या, भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है, ये भारत का क्या है, पहला, क्या है ये, ग्लास ब्रिज। देखो, ग्लास ब्रिज अलग चीज होती है। एक आपने वो वीडियोस में कुछ देखा होगा कि कांच का हिस्सा बना हुआ है, वो आगे तक जाते हैं, सेल्फी लेके वापस आते हैं, तो वो ब्रिज नहीं कहलाता, ठीक है। यहाँ पर ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है, और वो भी किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। नीचे यहाँ पर समुद्र ध्यान रखना, मैं कोई ऊपर गहराई और की खाई और की बात नहीं कर रहा हूँ। समुद्र के ऊपर बनने वाला भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी के अंदर। कहाँ बना है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ये डायग्राम बनाने का पर्पज ये है कि आपको याद रहेगा कि ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है। अभी आप सभी को पता है कि यूएसए के चुनाव हुए थे और वहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप भाई साहब बन के आए हैं। तो वहाँ के एक राष्ट्रपति हुए, तो उनके लिए अपन बोलेंगे यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट। तो पी को शॉर्ट में लिखा है मैंने, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि एक्स प्रेसिडेंट, उनका हो गया निधन। लेकिन मैं नाम लिखूंगा तो हो सकता है कईयों को याद आ जाए। उनका नाम था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर, इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है। और जिमी कार्टर जो है ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इन्हें 2002 के अंदर नोबल पीस प्राइज मिला था। नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार मिला था जिमी कार्टर को। तो निधन हो गया है, बड़े व्यक्तित्व है। हम सभी डेटा को और सभी चीज़ों को मिक्स करके लिख रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं इनको अलग अलग करके बता दूंगा। यानी कि पिछले 4 महीनों 5 महीनों में जितने भी महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया है और इतने बड़े पद पे थे, तो वो कौन कौन थे उनको अपन एक साथ देख लेंगे, ठीक है। 2002 में इनको नोबल पीस प्राइज मिला था। अच्छा, ये जो ग्लास ब्रिज बना है ना, अगर आप चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर बनाने में 37 करोड़ का खर्चा हुआ, ठीक है, 37 करोड़ का। अब जो है चीज़ वो मुझे लिखनी पड़ेगी ऊपर, इसे मैं मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। देखो, 2 योजनाएं हैं जो 2016 में स्टार्ट हुई थी, और वो योजना जो है वो किसानों के लिए है। तो एक योजना तो बहुत परिचित है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
फसल का क्या करना है, बीमा, और बीमा करने के लिए सरकार या लेकर के आ गई योजना। उसमें किसानों को क्या होता है, सब्सिडी वगैरह दी जाती है, ठीक है, फसल बीमा योजना, फसल की बीमा करवाओ और सब्सिडी दी जाती है, और ये 2016 में चालू हुई, ठीक है। अब इसके साथ ही एक योजना की और ज़रूरत पड़ी, और वो क्या थी, तो उसका नाम है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये भी 2016 में चालू हुई। अभी 8% इनके ऊपर न्यूज़ क्या है, इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसे ये 2020-21 में मॉडिफाई करके लॉन्च की गई, और इसको 5 साल बढ़ा दिया, यानी कहने का मतलब है 2025-26 तक इसको लॉन्च किया गया, यानी ये 25-26 तक कार्यरत रहेगी, और अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, और इससे सुधार आते रहेंगे किसानों की आमदनी के अंदर। तो ये भी श्योर है कि फिर इसको आगे और एक्सटेंड किया जाए। तो फिलहाल पूछा जाए कि कहाँ तक, कब तक, 2025-26 तक। होने वाला खर्च भी जरूरी है, तो इसमें कितना खर्च हो रहा है सरकार का, तो खर्च लिखिए इसके अंदर आप 69,515 करोड़, 69,515 करोड़ का खर्च हो रहा है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब किसानों की फसल जो है वो खराब हो रही है, उसके लिए सरकार को कुछ कदम और उठाने चाहिए, साइंस के क्षेत्र में भी उठाने चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी उठाने चाहिए। तो सरकार इस बीमा योजना के तहत ये समझ चुकी है कि किसानों की फसलों को अगर बचाना है, बीमा करने का मतलब तो क्या होता है, बीमा का मतलब है कि आप उसे सेफ्टी दे रहे हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके लिए। लेकिन अनहोनी हो ही क्यों, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा उनको दे दिया जाए। तो हम जो फसल या फिर जो क्रॉप वाला सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, उसमें अपन टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। कितनी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, 2। उन दोनों का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। पहली टेक्नोलॉजी जो है वो है यस टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, यस टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आ गई यस नाम करके। और आपको पता है कि जो फसलें होती हैं उनमें हवा की बहुत ज़रूरत होती है ना, हवा की ज़रूरत होती है। तो दूसरी का नाम अपने को रखना है विंड्स। तो 2 टेक्नोलॉजी, डिटेल में नहीं जाना, इतना बहुत है। तो 2 टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं इसी योजना के तहत, जिसमें हम यस टेक्नोलॉजी और विंड्स टेक्नोलॉजी, याद रहेगा इतना तो। अब 2 स्टार या 3 स्टार जो आपकी मर्जी है लगो। 16 जनवरी गई अभी, 16 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025 को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। तो इसी दिन एक और दिवस भी अब से मनाया जाएगा, यानी वो अभी जो मनाया गया है वो कौन सा था, पहला। तो हमने बनाया है पहला लोकपाल दिवस। हमने क्या बनाया है, पहला लोकपाल दिवस। तो पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया, 16 जनवरी 2025 को, ठीक है, याद रहेगा 16 जनवरी 2025। अब किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। जनवरी का पहला महीना था, इसीलिए पहला लोकपाल बनाया था। मोदी जी ने कहा पहला है तो पहले महीने में बनाना पड़ेगा। और फिर लोग, यानी कि लोग कितने भेड़ हो जाते हैं, 16 लोग भेड़ हो जाते हैं, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो, है ना। मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, अपने हिसाब से। और पहला इसीलिए 2025 है। और लोग भेड़े होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक नया स्टार्टअप डाला गया है, जैसे कि वड़ा पाव, पिचका। तो स्टार्टअप, यानी कि 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है, याद हो गया। कुछ ऐसा बना लिया करो अपने हिसाब से। अब ये जो लोकपाल है ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में जो लोकपाल है उनका नाम है जस्टिस AM खानविलकर। जस्टिस AM खानविलकर। हो सकता है मैं हिंदी में गलत लिख रहा हूँ, बट एक बार आप AM तो लिख ही लेना, ठीक है। और जो लोकपाल होता है इसके अंदर आपके संरचना होती है 1+8 की। तो एक तो क्या हो गया, हेड हो गया, है ना, जैसे कि ये है, और 8 इसके अंदर क्या होते हैं, सदस्य। लेकिन अभी 8 नहीं, अभी 6 ही है, ठीक है। अब 6 कौन से हैं उस पर अपने को नहीं जाना, वैसे इतना तो अपने को पता ही होना चाहिए। और लोकपाल पॉलिटी में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। लोकपाल एक वर्ड आपने वो भी सुना होगा, लोकायुक्त, है ना। और लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम बता सकते हो क्या? 2 लोग थे, वैसे तो बहुत सारे थे, 2 थे। उसमें से एक तो थे अन्ना हजारे, और दूसरे थे जो CM बने लेकिन अब CM नहीं है। अन्ना हजारे के साथ में और कौन था, केजरीवाल जी, है ना। उनकी लड़ाई क्या थी, लोकपाल के लिए थी। लोकपाल बिल पास करो ऐसे करके बस माहौल बनाया। बिल पास करते करते खुद बिल पास करने लगे हो गए थे। कितने मिनट की वीडियो होगी, चलो कोई नहीं। अब अपन एक बड़ा सेगमेंट एक साथ करेंगे और उसे याद करना भी एक टेढ़ी खीर है। वो है
खेल रत्न पुरस्कार, उसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम बता सकते हो क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद कौन सी खेल से संबंधित थे? चलो ये तो बढ़िया है। कितने लोगों को मिला है? तो 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 4। सबसे पहले मनु भाकर, तो ये तो बहुत ही फेमस हो गए हैं तो इनको तो पता होगा। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से या चेस से? शूटिंग से, तो आप साइड में शूटिंग लिख सकते हो। फिर हरमनप्रीत है क्या? हरमनप्रीत सिंह, ये कौन सा? ये हॉकी से नहीं है? ये हॉकी से। उसके बाद में और कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो हैं वो पैरा एथलीट है, तो पैरा लिख के ऐसे ए कर दो, पैरा एथलीट। और फिर डी कुकेश, इसके बारे में तो अपन ने क्लास में भी बात की थी, ये चेस है, ठीक है। और वो वर्ल्ड चैंपियन भी ये बन गए थे, आपको पता होगा। अच्छा, किसको हराया था? तो डिंग लिरेन करके ऐसे कुछ नाम करके व्यक्ति चाइना के, उनको हराया था, है ना। लिरेन याद करो, है ना। डी से डी है तो डिंग तो हो गया, डिंग लिरेन करके उसको हराया था, ठीक है। चलो, मेजर ध्यानचंद तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने अर्जुन अवार्ड। वैसे देखो, अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों वाला होता है ना, उसमें तो बहुत सारे हैं। हम अर्जुन अवार्ड दूसरा वाला कैटेगरी का पढ़ेंगे। अर्जुन अवार्ड पढ़ेंगे अपन लाइफ टाइम वाला। देखो, जिसमें ज़्यादा खिलाड़ी है ना, वो आप एक बार देखना मत। फिर उसमें अपन राजस्थान वाले देख लेंगे, राजस्थान के एग्जाम के परस्पेक्टिव से। यहाँ पर 2 जने हैं, एक तो है सुचा सिंह, ये लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम। और एक है मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत पेटकर। क्या लाइफ टाइम है? अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा अर्जुन के अंदर ही। देखो, ये अर्जुन अवार्ड क्या नहीं, उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत ऐसा कोई अच्छा कार्य किया उसके लिए है, ठीक है। और वो जो सारे खिलाड़ी एक साथ है ना, वो मैं बाद में कभी बता दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम हैं, यही याद नहीं होंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा चिर परिचित है। डी गुकेश और इनकी तो अपन ने रील्स में भी इनको देखा हुआ है। सुचा सिंह जो है ये एथलेटिक्स से है, और मुरलीकांत पेटकर जो है ये पैरा स्विमिंग से है। अब देखो, ऐसा इनको याद करना भी तो बड़ी बात है ना, पैरा स्विमिंग। अब देखो मुरलीकांत नाम का जो व्यक्ति है, अब मुरलीकांत पेटकर है, तो मुरलीकांत लेट कर स्विमिंग कर रहे हैं, और स्विमिंग करके वो किन से मिलने गए? सुचा सिंह जी से मिलने गए। और पता चला कि जैसे वो मिलने गए तो वो वहाँ पर क्या कर रही थी? एथलेटिक्स कर रही थी। थोड़ा याद रह जाएगा, एक छोटी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी। मुरलीकांत पेटकर यानी लेटकर स्विमिंग कर रहे थे, कहाँ पर पहुँचे? सुचा सिंह से मिलने के लिए, और वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? एथलेटिक्स कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको केवल और केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि तुम्हें याद हो जाए। हाँ, तो मैं कोई ऐसे कुछ ज़्यादा बोल दे, क्योंकि वीडियो भी तो जा रही है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, क्लियर है। मनु भाकर, ये अब ये नाम इनके लिए तो मैं क्या स्टोरी बनाऊँ, जो पता ही होना चाहिए। चलो, अब गुरु जी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो गुरु जी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोच। इसमें भी 2 कैटेगरी है, इसमें भी 2 कैटेगरी। वो मिटा दूँ क्या? सुचा सिंह और मुरलीकांत पेटकर, इसमें 2 कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी जो है वो है रेगुलर, यानी ऐसे कोच जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट लिया नहीं है। और एक हो गए वही लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत जिन्होंने योगदान दिया है, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए। तो रेगुलर वाले में नाम लिखेंगे सुभाष, दीपाली, संदीप। सुभाष, राणा। अब राणा जी है तो ऐसा तो है कि नहीं कि कोई ऐसा छोटा मोटा काम करेंगे, तो राणा जी ऐसे कोई खतरनाक काम करेंगे, लड़ाई और वाला। तो इनका है पैरा शूटिंग, इनका क्या है? पैरा शूटिंग। हाँ, ऐसा कर लो, राणा जी शूटिंग कर रहे हैं। दूसरा है दीपाली, ठीक है, नाम है दीपाली देश पांडे, और ये भी शूटिंग, क्योंकि अकेले तो शूटिंग होगी नहीं, तो शूटिंग में अपने को साथ में इनका भी योगदान चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे बोलने से डर भी लगता है, ऑफेंड ना हो जाए कोई, और हो जाए तो हो जाए, डिलीट कर देंगे वीडियो। आगे संदीप सांगवान, संदीप सांगवान,
तो संदीप सांगवान जो है वो हॉकी। एक आपको याद होगा तो संदीप नाम करके एक खिलाड़ी भी रहे हुए हॉकी के अंदर, है ना, तो थोड़ा याद रह जाएगा। पंजाबी है, हाँ मूवी बनी हुई है। लाइफ टाइम के अंदर अपने कोच साहब जो हैं वो कौन कौन है, उनके नाम थोड़े विचित्र प्रकार लगेंगे, ऐसे लगेंगे ये कौन है। तो एक तो अपने श्रीलंका की लगता है नहीं, वो भारतीय है लेकिन लगते हैं, नाम है एस मुरलीधरन, एस मुरलीधरन, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो मुरलीधरन वो वाला नहीं है। इनका जो खेल है वो बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन। और एक का नाम लिख लेते हैं अरमांडो, दो जने अरमांडो और एस्नेलो, ये है। तो अलग से ही नाम है, अलग सा नाम है। तो ऐसा कौन सा खेल है, हालांकि हमें भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा कौन सा खेल है जो अलग से ही है, कोई ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लेता नहीं है, हाँ लेना चाहिए। तो ये है फुटबॉल से, सही है कि नहीं, वो बस आप रिलेट कर लो, ठीक है। तो मुरलीकांत सिंह लेट का सेवन करते हुए सूता सिंह से अर्जुन लाइफ टाइम। द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी रेगुलर लाइफ टाइम। राणा जी ने पैराशूटिंग की, दीपावली को बोला, और दीपावली भी आगे देखो, शूटिंग कब हुई, दीपावली को शूटिंग कब हुई, और शूटिंग पटाखे याद रहेगा। संदीप सांगवान हॉकी, ठीक है, याद रहेगा। एस मुरलीधरन अलग अलग नाम वाले, तो ये रोनाल्डो अरमांडो किस में, फुटबॉल के अंदर, और उसके बाद में एस मुरलीधरन बैडमिंटन के अंदर। ये चीज़ें देखो याद एक बार में तो होगी नहीं, लेकिन अगर जहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं वहीं पर हाथों हाथ याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाद में यहाँ पर डालने नहीं पड़े, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं ये। अच्छा, ये जो पुरस्कार हुए हैं इसके साथ साथ में एक पुरस्कार और दिया गया। कोई ऐसी संस्था भी तो होनी चाहिए ना जो खिलाड़ियों को और खेल को प्रोत्साहित करे, तो उसके लिए खेल का नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब ये किसने किया? तो खेल जो है, खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। तो संस्थान का नाम है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, याद रहेगा, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। खेल में प्रोत्साहित करने के लिए, यानी खेल में इंस्पायर करना है लोगों को, तो उसके लिए फिजिकल होना अच्छा रहेगा। तो फिजिकल से आपको ये रिलेट करके याद रहेगा। इंक डाल लेता हूँ तब तक। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया बंद हो गया, चीज ऐसे मैं क्या करूँ। चलो अगला लिखते हैं। देखो यूके एक अपने भारत में भी बता सकता है कौन सा, उत्तराखंड। क्या बात है। तो उत्तराखंड की न्यूज लिखिए। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका बनाई जा रही है, महाभारत वाटिका। महाभारत जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर 37 अलग अलग प्रजातियों के पौधों की बात हुई है। प्रजाति किसकी? पौधों की। तो बस वो पौधे वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये यूके यानी उत्तराखंड के अंदर भी कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये यूके के अंदर एक जगह है हल्द्वानी, ठीक है, वहाँ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो महाभारत वाटिका। यूके से रिलेटेड एक फैक्ट और आपको याद रखना है, 38th नेशनल गेम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, 38वां राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं उसको, खेल महोत्सव। तो वो कहाँ पर हो रहा है? यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर 38th। और कोई आपको पता है नेशनल गेम्स वगैरह होते हैं तो उसका एक वो मस्कट वगैरह भी लॉन्च किया जाता है। तो इसका जो मस्कट है एक पक्षी का नाम है और नाम है मौली, MAULI। ये एक प्रकार का क्या है? पक्षी है, ठीक है, मौली नाम करके एक पक्षी है। यूके उत्तराखंड के अंदर 38वें नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय खेल महाभारत वाटिका, 37 अलग अलग प्रजातियां जिनका ग्रंथ में भी जिक्र हुआ है हल्द्वानी नाम की जगह पर। दैट्स इट, याद रहेगा, सिंपल डेटा था। आगे बढ़ते हैं। हाँ मस्कट कहते हैं, शुभंकर कहते हैं हिंदी में, शुभंकर, शुभंकर, ठीक है। एक अपने गुजरात के लिए, अब थोड़ा पीछे वाला गुजरात का अपन रिपीट भी कर लेंगे। गुजरात पहला राज्य है जो AI टास्क फोर्स बना रहा है। गुजरात के अंदर स्वर नाम करके एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था, जिसके फुल फॉर्म बता दो तो और मजा आ जाए। S यानी स्पीच, W यानी रिटर्न, A यानी एनालिसिस, R यानी रिसर्च। साथ में गुजरात में अब एक चीज़ और हो रही है और वो ये है, वैसे हो गई, वहाँ पर नया जिला बनाया गया है। और नया जिला अपने भी राजस्थान में बने है ना, तो वहाँ पर अच्छा राजस्थान में पहले से भी पहले नए जिले कितने थे? शुरुआत में 33, वहाँ पर भी 33 थे, लेकिन अब नया जिला जो बना है वो 34वां है। अब नया जिला बना है तो वहाँ के लोगों ने कहा वाव, क्या बना? वाव, नया जिला बना है, वाव वाव। तो नए जिले का नाम है वाव थराड, वाव थराड।
ठीक है, वाव थराद। क्या हो गया? वाव, नया जिला बना है वाव थराद, ठीक है। अरे फोकस करो। अच्छा, ये किसी जिले को तोड़ के बनाया गया है, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान वाला ले ले, वो दिन भी आएगा जब उनका भी ले लेंगे अपने। तो फिलहाल बनासकाठा जो जिला है उससे अलग करके बनाया गया, बनासकाठा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो, मैं एक ज़िले का नाम बोलता हूँ और मैं आपको 3 स्टेट भी बताता हूँ, आपको बताना है वो ज़िला जो है वो राजस्थान का है, गुजरात का है या मध्य प्रदेश का है या यूपी का है। ज़िले का नाम है अरावली। हाँ, अरावली नाम का जो ज़िला है वो इन 4 में से किस राज्य का है? राजस्थान। सर मैं बोल रही थी आपने सुना ही। यहाँ तक रह गया क्या? यहाँ तक रह गया। अरावली जिला कहाँ का है? गुजरात का। उल्लू बना देंगे, अरावली कह के राजस्थान में टिक करवा देंगे तुमसे, ठीक है। हाँ सही बात है। हाँ यूपी लास्ट था। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, अब रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। 5 मिनट के बाद रुक जाए एक बार। रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने कहा है कि जो 2025 है ये हमारा ईयर ऑफ रिफॉर्म है, ईयर ऑफ रिफॉर्म, यानी हम बहुत ज़्यादा बदलाव करने वाले हैं रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, बढ़िया से बढ़िया काम करने वाले हैं। तो उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म कहा है। क्या आप बता सकते हो कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह। बढ़िया। अब आपको पता है कि अपने हवाई जहाज में बैठते हैं। देखो मैं तो कभी नहीं बैठा हुआ, तुम में से कितने बैठे हुए? हम भी बैठेंगे कभी। कोई बैठा हो तुम में से? कोई नहीं बैठा? अल्लाह, मतलब मेरे जैसे हो। हाँ, ये भी बात सही है। एयर इंडिया में जो है वो वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, लेकिन एयर इंडिया कौन है? एयर इंडिया वो है जिसने डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों में इन्होंने क्या किया है? वाईफाई फैसिलिटी दे दी है। तो वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है दोनों में। तो दोनों में करने वाला कौन है? एयर इंडिया। लेकिन अगर पूछ ले कि केवल इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में कौन था? तो विस्तारा, याद रहेगा। तो इंटरनेशनल में कौन है? विस्तारा। लेकिन पूछे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घरेलू, इधर उधर जाना है अपने को, तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वाले में वाईफाई फैसिलिटी देने वाला कौन है? एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया। अगला लिखो। फिर से एक चेस की न्यूज़ है। चेस के अंदर एक चैंपियनशिप होती है जिसका नाम है वर्ल्ड ब्लिट्स। ये वर्ड है ना, ये वर्ड, इससे आपको थोड़ा ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये वर्ड बोल के वो बता रहा है कि कुछ तेज हुआ है ना? तो ब्लिट्स जो कंपटीशन होता है चेस के अंदर, उसमें समय नहीं देते, तेज हमें मूव्स चलनी होती है। तो वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप। तो जीतने वाला बंदा कौन था? ये देखो, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखो सामने, इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो ये कहाँ हुई तो लिख लो, ये न्यूयॉर्क में हुई है, ठीक है। ब्लिट्स ये हुई है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क को अपने को NY लिखना है। अच्छा, आप इतने तो है नहीं कि अपने को पता ही नहीं न्यूयॉर्क कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? घर पे अपने। न्यूयॉर्क कहाँ पर है बताओ जल्दी से? अफ्रीका में? USA, ये तो पता ही है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, USA में है। तो वहाँ पर क्या हो गई? ये चैंपियनशिप हो गई। अब ये 2 प्रकार से हुई थी। 2 प्रकार मतलब कि एक तो हो गई महिलाओं वाली और एक हो गई पुरुषों वाली। पुरुषों वाले में क्या हुआ? जीत गया मैग्नस। सुना हुआ है क्या? मैग्नस, पूरा नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन। जब ये जीत गया ना, तो वहाँ पर एक आदमी और आया, तो मारवाड़ी टाइप था। उसने कहा इया किया जीत गयो। क्या बोला उसने? इया किया जीत गयो। अब इया को कैसे लिखेंगे? तो I और AN करके, ये हो गया ना इया, थोड़ा साउंड आ रहा है, इया किया जीत गयो। उसने मना कर दिया। अब एक वर्ड और थोड़ा सा आपको रिलेट करके इसके साथ लिख लेना, नेपो। अब इसका पूरा नाम है इयान नेपो, ऐसे करके पूरा नाम है। तो मेरे को तो इतना याद रखना है कि मैग्नस जीत गया, एक जन आया मारवाड़ी, उसने कहा ऐसे ऐसे कहा इया किया जीत गया, तो बस इया याद हो गया। महिला जो है, महिला वाला जो सेक्शन है, उसमें एक चाइना की महिला थी। और वो है ना, चाइना की जो महिला है, देखो प्लीज़ मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद में आप प्लीज़ हंसना मत। और नाम किसका बदलेगा? तो चाइना वाली जो महिला है, एक्चुअली क्या है कि वो याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं भी कह रहा हूँ अब इसमें हुआ क्या था, ये इनको भी कहना जरूरी है। तो ये क्या है कि ऐसे मूव चलती, ऐसे चेस में ऐसे महिला वाली, और ऐसे ऐसे करती
फिर मुंह चलती, फिर ऐसे ऐसे करती। तो एक जने ने कहा वहां पर एक और महिला थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी, तो उसने कहा जू, तेरे माध्यम में क्या है जू। अब वो महिला उसकी बहन लग रही थी, तो उसने कहा जू वैन जू, जू वैन जू, तेरे माध्यम में क्या है जू। तो चाइना की जो महिला है जो ये जीत गई थी वो कौन थी, चेस, जू वैन जू, ठीक है, जू वैन जू। अब ये मैंने ऐसे करके लिखा है, नाम साउंड कुछ ऐसे ही करेगा, तो पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ जाए जू वैन जू, ऐसे करके कुछ भी आ जाए हिंदी में लिखा हुआ, क्योंकि चाइनीज वर्ड में तो वो इंग्लिश में लिख देगा, हिंदी में थोड़ा ऐसे अटपटा सा हो जाए, तो बस आपको वो साउंड ऐसे याद आ जाएगा, जू, हाँ याद आ गया, ठीक है। और वो चेस के रिलेटेड है, ये भी याद रहेगा, क्योंकि आज तो याद रहेगा, 3 दिन बाद भूल जाओगे कि ये जो जू वाला काम था ये कहाँ पर था, तो ये आपको याद रहेगा इसमें था, ठीक है। तो महिला वाले में सीन ये बन गया जू वाला, और पुरुषों के अंदर ये मैग्नस था, जीत गया, यहाँ गया जीत गया, यहाँ गया जीत गया, तो बस वर्ड्स ब्लिट्स है ना, वर्ड्स ब्लिट्स याद रहेगा ना, एकदम भूलोगे ही नहीं तुम। इसमें 2 जीते थे। हाँ, अरे इसमें ये, हाँ ये संयुक्त जीते हैं, ठीक है। अब तो वो बोला भी था ना, यहाँ किया जीत गए, तो अब ऐसे ना यहाँ किया जीत गए, तो इसको तो जिताना पड़ेगा, तो ये 2 जनों को जिताया। यहाँ पर वो अकेली जीत गई, क्यों, क्योंकि देखो उसके माथे में क्या थी, तो सामने जो बैठी थी वो भाग गई, ठीक है। अच्छा, इसमें है ना एक चीज बाकी है, देखो ये बाहर वाले लोग कुछ कर रहे हैं तो अपने कुछ करेंगे नहीं क्या, है ना, हम भी करेंगे। तो इंडिया से क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इंडिया से क्या हुआ, एक वहां पर कंपटीशन था अंडर 18, 2 थे, एक तो था अंडर 18 रैपिड, हाँ रैपिड, क्या लिखा रैपिड, और एक था अंडर 18 ब्लिट्स, ये भी था अंडर 18, और ये दोनों जो है ये जीत लिया है, अपने गोल्ड लेकर आए हैं, सोना लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं, प्रणव भाई साहब, नाम है पूरा प्रणव वेंकटेश, और आपको पता है कि नॉर्मली चेस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं साउथ के एरिया से, तो प्रणव वेंकटेश जो है उन्होंने जीता ये वाला, तो इंडिया वाला भी हो गया, ठीक है। आज अपन एक बार देखना कितने न्यूज़ कर लिया, एक और छोटी सी करवा दूँ क्या, इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया कितना 37 हो गए, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो इंडोनेशिया जो है ना, भारत उनको चावल देना चाहता है, इंडोनेशिया। अब आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो देश है, हम वहाँ से तेल मंगवाते हैं, क्या मंगवाते हैं, तेल। तो हमने तेल मंगवाया, तो उन्होंने कहा यार कुछ बराबर सामने भी तो कुछ दो, तो हमने कहा ठीक है, आपने हमें तेल दिया था, आप एक काम करो, आप चावल ले लो, आप क्या ले लो, चावल। तो हम उन्हें दे रहे हैं नॉन बासमती चावल, नॉन बासमती चावल, जो लिखवा रहा हूँ लिखते जाओ, नॉन बासमती चावल। कितना दे रहे, तो हम उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, अब हम दे रहे तो एक्सपोर्ट ही करेंगे, हम करेंगे 1 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, 1 मिलियन मैट्रिक टन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और इन वीडियोस को और इस पूरी क्लास को आप अच्छे से बार बार देखा करो ताकि याद हो जाए, लेकिन एक बार में याद हो जाएगा ऐसा मैं कहता भी हूँ थंबनेल में, तो याद होना भी चाहिए, ठीक है।